नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिसंबर 2007 हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय जो पुराने विधि से होता था उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है हिंदी भाषा और उसका विकास के संबंधित। इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी तो हैं, लेकिन बुंदेली भाषा नहीं है, बुंदेली बोली नहीं है जो कि राजस्थानी के अंतर्गत आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती और मालवी है राजस्थानी की बोलियां हैं। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण इस प्रकार है। शोरसेनी की पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी और गुजराती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है खड़ी बोली, जिसे कोरबी कहते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी जो कि इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी भाषाएं आती हैं। पहाड़ी के अंतर्गत है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। गुजराती के अंतर्गत गुजराती ही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली है। पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी के अंतर्गत मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा निकली है, जिसकी बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। और भी उपभाषाएं हैं बंगला, उड़िया, असमिया। पैशाची से लहंदा और पंजाबी निकली हैं। ब्राचड़ से संधि है। महाराष्ट्री से मराठी है। अगला प्रश्न है करम शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो तद्भव प्रक्रिया से हुई करम शब्द की उत्पत्ति। व्युत्पत्ति तद्भव शब्द से शब्द काम से हुई है। काम शब्द की व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये तद्भव है या तत्सम है। तो कर्म जो है तद्भव है और काम शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है वो तत्सम शब्द कर्म से होती है। तत्सम शब्द कर्म है और कर्म इससे बात का जो तद्भव रूप है वो है। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 अर्थात 933 ईस्वी से, गलत लिखा है, 993 ईस्वी से संवत 1375 अर्थात 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध या बंधी हुई। अगला प्रश्न है अपभ्रंश की प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि 8वीं शताब्दी के लगभग 783 ईस्वी के स्वयंभू हैं। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। पौमचरियु, रिठ्ठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम महाकाव्य कौन सा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को तथा प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय, जिनको सर्ग या अध्याय भी कहा जाता है, हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने इसे अप्रामाणिक घोषित किया है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है।
अगला प्रश्न है, आलाखंड किसने लिखा? आलाखंड जगनिक ने लिखा है। आलाखंड के रचनाकार जगनिक हैं। इसका मूल नाम जो परमाल रासो है, इसका अंतर्गत आलाखंड आता है। 1230 ईस्वी में का इसका समय है। यह एक लोक गेय काव्य है तथा बरसात के समय गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह वीर रस से परिपूर्ण वीरता का गीत है। बैसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने सबसे पहले इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो नगेंद्र ने नहीं लिखा, क्योंकि वो उन्होंने संपादित किया था। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादित किया है, लेखन नहीं किया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य प्रकाशन वर्ष 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य से हैं? तो ये पृथ्वीराज रासो काव्य से हैं। नहीं, ये परमाल रासो से हैं, क्षमा कीजिए, पृथ्वीराज रासो से नहीं है, परमाल रासो से हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे आगे जीवन को धिक्कार, परमाल रासो, आलाखंड में जगनिक ने इसे लिखा है। पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितमया। चंद बरदाई ने इसे लिखा है। पीयू चित्तौड़ नावयू सावण पहली तीज, खुमाण रासों में दलपति विजय ने लिखा है। चलियू वीर हमीर पामर में एणी कंपई, हमीर रसो शांगधर ने लिखा है। जो अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में लिखा गया है, जिस समय प्रकाशित हुआ था 30 मई को, उस समय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। समाचार सुधावर्षण का समय है 1854, श्याम सुंदर सेन ने इसका प्रकाशन कराया था। दैनिक था, कलकत्ता से प्रकाशित कराया गया था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल ने प्रारंभ कराया, साप्ताहिक रूप में, कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। भारत मित्र 1877 ईस्वी में रुद्रदत्त साप्ताहिक था और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार है। इस साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन बनारस से 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह ने संपादन में किया था। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। कौन है? तो रसलीन है। कुंदन को रंग फीको लगे लड़के सब आंगन, चार गुराई, मोतीराम ने लिखा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सत से लिखी, उनकी रचना है। झलके अति सुंदर आनंद गौर छके द्रग राजति कानन है, घनानंद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बाकी देव, पद्माकर और भूषण ने लिखे हैं। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार रचना की है, रस अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो हैं, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इसके अनुसार उपकृष्ट काव्य की रचना भी ऐसे कवियों की रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, वरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है? वरवय नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। 1510 से 1515 ईस्वी के बीच में रहीमदास ने यह लिखा। वरवय नायिका भेद अंग दर्पण रसनीन ने 1737 ईस्वी में लिखा है। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी में
बिहारी ने लिखा है। रसराज 1663 ईस्वी में मतीराम ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य रहे हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित दर्शन प्रस्तुत किया। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र इनके संस्थापक सदस्य हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की यह परिभाषा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लिखा है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? तो रानी कमलापति का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके अपनी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुई। बाद में लहर नामक काव्य संग्रह में भी संकलित की गई। लहर का प्रकाशन वर्ष 1930। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो पश्यंती उपन्यास नहीं है। रात का रिपोर्टर है। विषाद मठ है और अजय की डायरी उपन्यास है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा ने 1989 में लिखा, उपन्यास विधा में। विषाद मठ रांगे राघव ने उपन्यास लिखा है 1946 में। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज ने 1960 में लिखा है, उपन्यास ही है। और पश्यंती जो है धर्मवीर भारती का ललित निबंध संग्रह है, 1969 में यह लिखा गया। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? तो शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो नाटक है उसकी पात्र हैं। उसके बाद में सेतुबंध जो है प्रकाशन वर्ष 1972, प्रभावती और कालिदास इसके पात्र हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में शीलवती इसकी पात्र हैं। 8वां सर्ग जो है प्रियंगु मंजरी इसकी पात्र हैं, 1976 में यह लिखा गया। द्रौपदी सुरेखा मनमोहन इसके पात्र हैं, 1972 में यह लिखा गया। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नए साहित्य नए प्रश्न 1955 में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। वे कहते हैं कि प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कोई कथनीय वस्तु थी। अगला प्रश्न है, तथ्य विधा पर आधारित स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इन दोनों में है सु। दोनों में स्व और सु उपसर्ग है। स्वाभाविक सु धन आगत स्वागत, दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? तो अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का जो कि युग्म संगत है, जबकि विषाद मठ रांगे राघव ने 1946 में लिखा। विश्वबाहु परशुराम 1997 में विशंबर नाथ उपाध्याय ने लिखा। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में निर्मल वर्मा ने लिखा। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी ने 1988 में लिखा। पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी में अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो तिरस्कृत जो है मोहनदास नेमिष राय ने लिखा है, यह असंगत है।
बाकी अन्या से अनन्या प्रभा खेतान ने लिखा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। हाथ से रमणिका गुप्ता ने लिखा है। तिरस्कृत 2002 में सूरजपाल चौहान ने लिखा है। अन्या से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान ने। जूठन जो लिखा है 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। हाथ से 2005 में रमणिका गुप्ता ने लिखा है। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी में मोहनदास नेमिष राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में संगत है? तो आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा एक बार बस और नाच तू श्यामा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। दुख सबको मांझता है गे ने लिखा है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो निर्मला पहले आई, फिर चित्रलेखा, फिर सन्यासी, फिर ना आने वाला कल। निर्मला 1927 में प्रेमचंद ने लिखा है। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। सन्यासी 1941 में इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। ना आने वाला कल 1968 में मोहन राकेश ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान इसका सही क्रम है। इंदुमती 1900 में लिखी गई किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। मिठाई वाला 1942 में भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। वापसी 1960 में उषा प्रियंवदा के द्वारा। यक्षगान 1997 अखिलेश के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाब और कृति सही क्रम है। हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट संपादक के रूप में इसको प्रकाशित कराए थे। मासिक थी और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। सुधा पत्रिका 1929 से प्रकाशित हुई। दुलारी लाल भार्गव इसके संपादक थे। मासिक थी और लखनऊ से प्रकाशित होती थी। रूपाब पत्रिका 1938 से प्रारंभ हुई। सुमित्रानंदन पंत मासिक थी। कृति जो है 1958 से प्रकाशित हुई। नरेश मेहता के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम लिखना है। तो अंधा कुआं पहले आया, फिर मादा कैक्टस, फिर कलंकी, फिर बलराम की तीर्थ यात्रा, ये सही अनुक्रम है। इनके द्वारा नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये फिर से पढ़ लेते हैं पूरा इनके नाटकों का क्या क्या है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाज़ा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1975, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, सगुन पंछी 1977, सब रंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीवन 1980, सुंदर रस 1960, कॉफ़ी हाउस में निरंतर, हाथी घोड़ा चूहा आदि इनके अन्य नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा पहले आया, फिर चारू चंद्रलेख आया, फिर पुनर्नवा आया, फिर अनाम दास का पोता आया। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976 है। ये चारों जो उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? ये काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में 1893 में स्थापित हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग में जो स्थापना हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में चेन्नई मद्रास में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में नई दिल्ली में
स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन सही अनुक्रम है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, महाकाव्य है, 1914 में प्रकाशित हुआ। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 1931 में लिखा गया। कामायनी 1936 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। लोकायतन 1964 में प्रकाशित किया गया सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों की उनकी भाषा से सुमेलित करना है। तो का पूछऊँ तुम धातु निछोही, जो गुरु कीन अंतरपट ओही। तो ये अवधि की रचना है। ढोला मारिए ढिल्ली महा, मुच्छी मेछ शरीर। तो ये अपभ्रंश की रचना है। जो मांगहु सा देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। ब्रजभाषा है। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केंचली छोड़ सटक गई। तो ये खड़ी बोली है। और गढ़वाली का है, खाणनी मिली तच्चाद आदमी चल न सक दो। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हित तरंगिणी कृपाराम की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, मदनाष्टक रहीम की है, अंग दर्पण रसलीन का है और बिहारी सतसई बिहारी का है। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में कृपाराम ने लिखी थी। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में रसखान ने लिखी है। मदनाष्टक रहीम ने लिखा है। अंग दर्पण 1737 में रसलीन ने लिखा है। 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। हड़ौती जो है राजस्थान से संबंधित है, और बघेली जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। गढ़वाली उत्तराखंड से संबंधित है और कन्नौजी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बांगरू जो है हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सजनी मधुर निजत्व दे, मिलूं अभिमानिनी मैं। तो ये महादेवी वर्मा ने लिखी है ये पंक्ति। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं से गई अभागी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह लिखी है पंक्ति। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बेहागरी। जयशंकर प्रसाद। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। बालचंद बिज्जाबू भाषा दूह नहीं, लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति ने इस पंक्ति को लिखा है। अगला प्रश्न है, इन कथनों को साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित कीजिए। तो वह आदमी नहीं हैवान है। तो यह अलंकार जो है अपनहुति अलंकार है। वे तो मानो देवता हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा में जनु मनु मानो आता है। उसके बाद में कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, यह भ्रांतिमान अलंकार है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, रूपक अलंकार हैं। तो वह आदमी नहीं हैवान है, अपनहुति अलंकार। वह तो मानो देवता हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, भ्रांतिमान अलंकार। और आप तो साक्षात इंद्र हैं, रूपक अलंकार। या अनुरगी चित्त की गति समझाऊ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो करो का जो है बांगरू में है। करू का जो है क्रिया रूपों को उनकी बोली से सम्मिलित करना है। करो बांगरू में बोला जाता है। उसके बाद में करहु ब्रज में बोला जाता है। क्षमा कीजिए, ब्रज में नहीं बोला जाता। करहु जो है अवधी में बोला जाता है। करौ जो है ब्रज में बोला जाता है। और करा भोजपुरी में बोला जाता है। अपभ्रंश में करी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध ने कहा है। उसके बाद सबने भी अलग अलग संगीत सुना,
अज्ञे ने कहा ये असाध्य वीणा की पंक्ति है। उसके बाद में सबने भी अलग अलग संगीत सुना। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, यह महादेवी वर्मा ने लिखा है। अशनीपात से शायद उन्नत शत शत वीर, ये निराला ने लिखा है। अजीब वक्त है बिना लड़े ही एक देश का देश स्वीकारता चला जाता है, अपनी ही तुच्छताओं के अधीन, कुंवर नारायण ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो वनवास, वनवास तत्पुरुष समास है। उसके बाद दान पुण्य, दान पुण्य जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि इसके बीच में आप ये योजक चिन्ह देखेंगे ना तो द्वंद्व समास ही उसमें जुड़ा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में त्रिनेत्र जो है बहुब्रीहि समास है। यथाविधि जो है कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय समास जो है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वनवास तत्पुरुष समास, वन में वास इसका अर्थ होता है, समास विग्रह होता है। दान पुण्य द्वंद्व समास, दान और पुण्य। त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शंकर। यथाविधि अभ्ययभाव समास, विधि के अनुसार। क्रोधाग्नि कर्मधारय समास, क्रोध रूपी अग्नि इसका उत्तर या अर्थ होता है या समास विग्रह होता है। अब अपठित गद्यांश को देखकर 39 से 43 प्रश्न के उत्तर देखना है, पढ़ते हैं। आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों पर चलित हुआ था। तत्वचिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों, अधःपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधाभोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहलीज पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। प्रश्न है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराना इसका प्रेरणा स्रोत रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया, तब राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई। यह इसका भयंकर परिणाम सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामता महायुद्ध से विकृत हो उठी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो मानवता से राष्ट्रीयता की ओर इसका सही शीर्षक होगा। कथोपकथन आधारित प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना और तर्क के आधार पर ये प्रश्न होते हैं। प्रश्न है जिसमें स्थापना है, कविता मनुष्य के हृदय की स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठा करती है। तर्क है, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय है। ए सही है और आर गलत है। संकुचित आत्म और प्रशस्त लोक का समन्वय नहीं है। कविता संकुचित स्वार्थ संबंधी दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। कविता में स्वार्थ संकुचित होता है, न कि आत्म संकुचित होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क है, अलंकार और उक्ति वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। इसमें ए सही और आर गलत है। काव्य भाषा को सहज और सरल होना चाहिए, उसे वैचित्र, वक्रता, अलंकार आदि के प्रयोग से युक्त होना चाहिए, लेकिन आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार, उक्ति, वैचित्र का प्रयोग केवल श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, ये गलत है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्थापना मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क है, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है।
डी है, ए और आर दोनों सही हैं। लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही मिथक हैं। यह मिथक जनता के चित्त या जातीय स्मृति में संचित रहते हैं। बाह्य और आंतरिक परिस्थितियां बदलने पर मिथकों में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन कर लिया जाता है, इसलिए मिथक विकासशील हो जाते हैं। स्थापना अगले प्रश्न की। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। क्योंकि सगुण तर्क है, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ए और आर दोनों गलत हैं। स्थापना में निर्गुण को सुलभ और सुगम बताया गया है और सगुण को दुर्लभ दुर्गम, जबकि तर्क में सगुण को सुलभ और सुगम और निर्गुण को दुर्लभ दुर्गम बताया गया है। अतः स्थापना और तर्क में कोई अंतर संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना जिसकी है प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए हैं। ये गलत है, आर सही है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है। प्रयोगवादी कविता में कई नए सिद्धांत, नई भाषा, नए विषय, छंद मुक्ति इत्यादि का शिल्पगत प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, स्थापना अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। तर्क, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। ए और आर दोनों सही हैं। अनुभव की प्रामाणिकता का तात्पर्य है स्व की अनुभूति। कहा जाता है कि दलित ही दलित के और स्त्री स्त्री के बारे में लिख सकती है। यह लेखन दलित और स्त्री के द्वारा ही मानना है इनकी मूल शर्त है, क्योंकि इनका लेखन करने वाला जो साहित्यकार होगा वह अपने वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होगा। स्थापना है अगले प्रश्न की। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यंत रस का अनुभव करता है। उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। जैसे विश्व में विश्व की अभिव्यक्ति का मूल विश्वात्मा है, वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। प्रेक्षक अंततः नाटक में रस का अनुभव ही कराता है। तो मित्रों, ये थे हमारे प्रश्न पत्र दिसंबर 2007 के 50 प्रश्न। अगले प्रश्न पत्र में हम जून 2008 के हिंदी प्रश्न पत्र पर बातचीत करेंगे, पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। तो तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर कोई सहायता मिल रही है इन वीडियोस से तो अवश्य अवगत कराएं, और अगर इसे साझा करें अपने मित्रों से तो और अच्छा होगा। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए।